everyone, this is Amrit Arora, your favorite biology educator, and welcome back to Human Health and Diseases lecture number 6, जिसमें आज हम इम्यूनिटी का पूरा खुलासा करने वाले हैं। इम्यूनिटी पूरी खत्म कर देंगे आज, समझे? चलो फिर शुरू करें। इम्यूनिटी आज पूरी खत्म करके जाएंगे, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी सब खत्म करके जाएंगे, ठीक है? चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं ज़रा तुमसे एक्वायर्ड के बारे में थोड़ा सा बात करूं, क्योंकि हमने पिछली बार ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमने ख़त्म कर ली। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसका पार्ट है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी पार्ट है अक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी का ह्यूमोरल हम ख़त्म कर चुके हैं, तो आज हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट करनी है, राइट? तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं। तो सेल मीडिएटेड से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। हमने कहाँ से मिलती है? बी सेल से मिलती है। अब सेल मीडिएटेड नाम से ही यहाँ पे सेल्स आ रहे हैं, तो ये कौन से सेल्स करते हैं? ये टी सेल्स करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी अब हम स्टार्ट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज गिवन बाय टी सेल्स। ये टी सेल्स के थ्रू दी जाती है, राइट? तो जब ये टी सेल्स के थ्रू मिलती है तो हमारे कितने टाइप के टी सेल्स? हमारे 4 टाइप के टी सेल्स है, 1 2 3 4। कौन से? इसके लिए मैंने तुम्हें एक बहुत प्यारा सा निमोनिक बताया। कौन सा निमोनिक? ये जो निमोनिक था वो था चेन्नई से आया मैं। चेन्नई से आया मैं। तो ये थे हमारे टी सी सेल्स, टी एच सेल्स, टी एम टी एस सेल्स एंड टी एम सेल्स, ठीक है? चेन्नई से आया मैं। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि मैं यहाँ पे लिख, ठीक है? मैंने इसे यहाँ कर दिया। तो टी सी सेल्स कौन से? हमारे टी सी सेल्स हमारे साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये खुद ही टॉक्सिक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह, ठीक है? ये खुद ही टॉक्सिक है, साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो जैसे तुम्हारी बंदी की टॉक्सिसिटी तुम्हें अंदर से मार रही है, तुम्हें अंदर से किल कर रही है, वैसे ही जो साइटोटॉक्सिक सेल्स है ये भी हमारे किलर सेल्स है। कौन से सेल्स है? किलर सेल्स है। मैं बीच बीच में ताने देते हूँ ना आप। तो ये जो किलर सेल्स ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली पैथोजन के पास जाते हैं, सीधा अटैक मार देते हैं पैथोजन के ऊपर, सीधा अटैक मार देते हैं पैथोजन के ऊपर। तो दीज directly kill the pathogen. These directly kill the pathogen. Directly सीधा फाड़ बढ़ती है ना। TH cells हैं हमारे हेल्पर सेल्स। कौन से सेल हैं हमारे? These are helper cells. हेल्प करेंगे बेचारे, हाँ जी बोल के। H से हाँ जी, H से हेल्पर, ठीक है? हाँ जी बोलेंगे। ये होते हैं हेल्पर सेल्स। अब तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि बी सेल्स को, कि जब ये बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स इनकी हेल्प करते हैं, इफ यू पीपल रिमेम्बर, राइट? तो ये तुम्हें याद है कि बी सेल्स की मैंने तुम्हें पूरी डिफरेंशिएशन बताई थी कि जब बी सेल्स को कोई भी ऐसे पैथोजन इनकाउंटर करता है, तो पैथोजन काउंटर किया तो ये 2 सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एक इफेक्टर या प्लाज्मा सेल, एक होता है मेमोरी बी सेल। तो ये जो डिफरेंशिएशन होती है इसको हेल्प चाहिए होती है, इसे हेल्प चाहिए होती है। ये हेल्प कौन देता है? ये हेल्प हमें देता है हमारे टीएच सेल्स। तो ये दीज हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स। क्यों? क्योंकि अब मेमोरी सेल और इफेक्टर सेल दोनों को डिफरेंशिएट तो होना पड़ेगा ना एक बढ़िया सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। वो बढ़िया सा इम्यून रिस्पॉन्स की जनरेशन के डिफरेंशिएशन के लिए हमें हेल्पर सेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स, हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स। आवी क्लियर? साथ पे ये तुम्हारे साइटोटॉक्सिक, जैसे तुम्हें पता है ना, एक बंदा है जिसका तुम्हें ऐसी तैसी कर देनी है। अब ऐसी तैसी करने में तुम जाओगे, तुम किसी की तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए भी एक दोस्त चाहिए होगा ना अपना। तो यही ये किल कर रहा है, उसे भी ठिकाने लगाने के लिए एक दोस्त चाहिए। ये उसका वो दोस्त है, क्यों?
because these also help cytotoxic cells. These also help TC cells to function. These help TC cells to function. ठीक है, फिर आते हैं TS cells. क्या आते हैं? TS cells. TS cells होते हैं suppressor T cells. ये क्या होते हैं? suppressor T cells. ये क्या करते हैं? तुम्हें नाम से लग रहा होगा कि अमृत भैया देखो ये तो सप्रेस कर देते हैं. Yes, you are absolutely right. But I cannot write here that these suppress the T cells, the TC and TH cells. Because these as well as this suppress, ये basic function इनका regulation का है कि ये जो cells है TC और TH cells, ये ज़्यादा ना निकल जाए, ये क्या ना हो जाए, ये ज़्यादा रिलीज ना हो जाए. ये ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड उसके बाद तुम्हारी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए हमें रेगुलेशन, ये दोनों ज़्यादा रिलीज ना हो जाए. वैसे भी नाम से बड़े वायलेंट लग रहे हैं, है ना, वायलेंट लग रहे हैं ना ये दोनों के दोनों, ये इतने वायलेंट है, तो इनके लिए इनकी रेगुलेशन भी तो बहुत इम्पोर्टेंट होगी ना फिर, है ना. रेगुलेशन भी इनकी इम्पोर्टेंट होगी. अब ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन टीएस सेल्स देते हैं, ये रेगुलेशन टीएस सेल्स देते हैं, राइट. तो सप्रेसर टी सेल्स हेल्प इन रेगुलेशन, these help in regulation of T, C and TH cells. ठीक है, so that these do not get overpopulated. So these do not get overpopulated. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं TM cells. ये कौन से? इस बारे में तुमने पढ़ रखा है. ये है मेमोरी सेल्स. ये क्या करते हैं? ये मेमोरी को स्टोर करते हैं. ठीक है, मेमोरी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, मेमोरी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर. चलो फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स काम आते हैं. टी सेल्स कितने टाइप के? 4 टाइप के. टीसी, टीएच, टीएस, टीएम. चेन्नई से आया मैं. ठीक है, टीसी सेल्स साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं. ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह टॉक्सिक होते पे किल कर देते हैं. वैसे ये पैथोजन को किल कर देते हैं. टीएच होते हैं जो ठिकाने लगाने में काम होता है. ये हेल्पर सेल्स है. ये बी सेल्स के डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं एंड ये टीसी सेल्स को हेल्प करते हैं फंक्शन करने में. फिर आते हैं टीएस सेल्स, ताकि ये दोनों अपने वायलेंस ज्यादा ना दिखा दे. जैसे तुम्हारी टीचर है, तुम ज्यादा कुड़ू कुड़ू कर रहे होते हो तो उन्हें तुम्हें सप्रेस करना होता है, उन्हें तुम्हें रेगुलेट करना होता है. वो होते हैं जैसे एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, 2 बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, एक रेगुलेशन होता है. शिनचैन के बारे में बात करें तो ये शिनचैन है, सीधा डायरेक्ट किल. हेल्पर ये बसाओ है. ठीक है, सप्रेसर कजामा है, मेमोरी सेल वो है. ठीक है, ये चारों के चारों सेल्स है. ठीक है, तो टीएस सप्रेसर सेल्स रेगुलेशन हेल्प करते हैं, मेमोरी सेल्स की मेमोरी होती है. आर वी अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक which is organ transplantation. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? We are talking about organ transplantation. हम organ transplantation जानने से पहले तुम्हें जानना चाहिए कि MHC क्या होता है. क्या MHC क्या होता है? MHC होता है Major Histocompatibility Complex. What is this? This is Major एक सेकंड, स्पेलिंग गलत हो गई. कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. तो ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है? ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है ग्लाइकोप्रोटीन. क्या होता है ये? ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन. ये मान लो ये आपका एक सेल है. ठीक है, ये आपका एक सेल है. इस सेल के ऊपर अब डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स लगे होंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स लगे होंगे. ठीक है, ये प्रोटीन्स डिफाइन करते हैं कि आपका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा
क्या वो सक्सेसफुल होगा या वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स डिसाइड करता है। आर वी अंडरस्टूड? अब थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में लिखवाना चाहूँ तो MHC दो टाइप के होते हैं। एक होता है MHC1 एंड एक बेटा MHC2। MHC1 सारे सेल्स में होता है। क्या? प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। MHC1 present in all cells and MHC2 is present in specific cells। ये कुछ cells में present होता है, ठीक है? This is present in specific cells, ठीक है? Present in specific cells, ठीक है? तो जो प्रेजेंट इन ऑल सेल्स होता है वो होता है MHC1 एंड जो स्पेसिफिक सेल्स में होता है वो होता है MHC2, ठीक है? अब इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से क्या मतलब? अच्छा, अब मान लो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज लाइक तुम्हारी शादी, मन में लड्डू फूटा। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए दो चीजें बहुत रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, requirements for a successful organ transplantation। organ transplantation तो एक सर्जरी तो करनी है, लेकिन सक्सेसफुल कैसे होगी, राइट? तो रिक्वायरमेंट्स फॉर ए सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सबसे पहले तो अगर तुम्हारी शादी हो रही है, यू वुड वांट कि तुम्हारे इंटरेस्ट्स मैच हो। दो चीजें तुम्हारी फैमिली चाहते हैं तुम्हारी शादी के टाइम पे, एक तो तुम दोनों के इंटरेस्ट मैच हो, दूसरी चीज क्या चाहोगे, तुम दोनों की कुंडली मैच हो, राइट? तो वैसे ही तुम्हारे इंटरेस्ट मान लो है ब्लड ग्रुपिंग, तो ये तो ब्लड ग्रुप मैचिंग एक तो होनी चाहिए। सॉरी। तो एक सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए पहला तो है कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, जैसे तुम्हारे इंटरेस्ट मैच होने चाहिए, ठीक है? ब्लड ग्रुप मैचिंग। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट इज तुम्हारी कुंडली मैचिंग। ये कुंडली मैचिंग क्या है? कुंडली मैचिंग इज MHC मैचिंग। इसे मैं लिखवाती हूँ डिटेल में। MHC मैचिंग इज ओके। तो सबसे पहले तो व्हाट इज MHC, इसकी मैं डेफिनेशन ये नीचे ही लिखवाती हूँ। तो सर्टेन सेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, सर्टेन सेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स are present, certain set of glycoproteins are present on the cell membranes, on the cell membranes called as MHC, major histocompatibility complex। इतना लिख लिया सबने? चलो फिर अब एक बात बताती हूँ, तुम्हारा MHC अलग होगा, मेरा MHC अलग होगा, तुम्हारी मम्मी का MHC अलग होगा, तुम्हारे पापा का भी अलग होगा, तुम्हारे कुत्ते का भी अलग होगा, तुम्हारी बिल्ली का भी अलग होगा। सबका जो MHC होता है वो अलग 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 होता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि अच्छा दीदी, फिर ये जो MHC मैचिंग है ये कैसे होगी भाई? क्योंकि अगर मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, जो तुम्हारा खुद का खून है उसका अलग है, तो बाकियों से कैसे होगा? तो देखो, जैसे ब्लड ग्रुप मैचिंग तो बिल्कुल सेम चाहिए होता है, राइट? MHC मैचिंग में हम जाते हैं हमारी क्लोजेस्ट ऑप्शन के पास। किसके पास? हमारी क्लोजेस्ट ऑप्शन के पास, जो हमारी सबसे क्लोज ऑप्शन होगी कि यू नो जो बिल्कुल जिनकी डिग्री बिल्कुल क्लोज होगी, डिफरेंस सब में होगा, लेकिन जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा ना, हम उसके MHC मैचिंग को लेंगे। तो ये लिख लिया अभी सबने? चलो फिर, तो MHC मैचिंग के बारे में हमने लिखा कि MHC सबसे पहले होता है सर्टेन सेट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रेजेंट। अच्छा सुनो, ओ ये मैंने अपने स्टाइल में लिख दिया। जब मैं प्लस एंटी लिखती हूँ ना, उसका मतलब प्रेजेंट होता है, जब मैं माइनस एंटी लिखूँ ना, उसका मतलब एब्सेंट होता है, ठीक है? ये याद रखना, क्योंकि अभी तुम लोग अभी कंफ्यूज ही हो गए होगे। तो MHC मैचिंग में MHC हमने लिखा होता क्या, राइट? तो सबसे पहले तो MHC में वेरी पर्सन टू पर्सन,
may vary person to person. Each person's MHC is different. Each person's MHC is different. Right? तो उसके बाद for organ transplantation, MHC matching is done. For organ transplantation, MHC matching is done, and the closest MHC matching with the closest MHC matching, क्योंकि सबका अलग है, तुम्हारी मम्मी का भी अलग है, पापा का भी अलग है, मेरा भी अलग है, तुम्हारे कुत्ते का भी अलग है, तुम्हारा भी अलग है. तो जिसका सबसे क्लोज आएगा हम उसके साथ उसकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराएगा. तो MHC matching is done and the person with the closest MHC matching is considered as the donor. He or she is considered as the donor. ठीक है. अब सबसे this is one of my most interesting topic. मतलब टॉपिक नहीं है, एक छोटी सी बात है. This is one of my favorite topics to discuss. ठीक है. क्या है ये खत्म हो गया. अब हम दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं. MHC matching is done. Requirements for a successful organ transplantation is done. ठीक है. अब organ transplantation के टाइम पे क्या होता है. अब हमें क्यों चाहिए कि इतना ज्यादा, हमें इतनी मैचिंग क्यों चाहिए. ब्लड ग्रुप पे मैच होना चाहिए, MHC पे मैच होना चाहिए, क्लोजेस्ट होना चाहिए. इतना क्यों? क्योंकि अगर हमने डिफरेंट ले लिया तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आएगा. ग्राफ्ट होता है जो डोनर का जो भी ऑर्गन हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो वो ग्राफ्ट को जो बॉडी है वो रिजेक्ट कर देगी. अगर ऐसी कोई मैचिंग नहीं हुई तो बॉडी रिजेक्ट कर देगी. राइट. उसका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा. बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा कि भाई तो फॉरेन पार्टिकल है, इसे मेरे से निकालो. राइट. तो यहाँ पे भी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है. ये कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स है? ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है. तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. Cell mediated immune response is responsible for graft rejection. अब इसे हम कैसे प्रिवेंट करें कि बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना करे. हम देंगे कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स. बेसिकली क्या करेंगे, हम डाल देंगे बॉडी को स्ट्रेस में. ये मैं बताती हूँ कैसे. So to reduce the chances of graft rejection, immunosuppressants are given. Immunosuppressants जैसे कि कॉर्टिसोल, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन. कॉर्टिसोल, साइक्लोस्पोरिन. कॉर्टिसोल का पता है दूसरा नाम क्या है? कॉर्टिसोल का दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन. क्या नाम है? स्ट्रेस हार्मोन. बॉडी को इतना स्ट्रेस में ले आओ कि बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही ना कर पाए. बॉडी को इतना स्ट्रेस में ले आओ कि बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही ना करता है. कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन. जब तुम्हें खुद अपने एग्जाम को लेकर, किसी और चीज को लेकर तुम्हें कभी भी स्ट्रेस होता है, तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हमेशा होगा. तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल हमेशा रिलीज होगा. आर वी अंडरस्टूड? एंड यानी कि कॉर्टिसोल इम्यूनोसप्रेसेंट है, यानी कि कॉर्टिसोल इम्यून रिस्पॉन्स को खत्म कर देता है. राइट. तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम लाइफ में इतना स्ट्रेस ले रहे होते हो,
ये आज का तुमने देखा सबकी इम्यूनिटी इतनी डाउन है, बॉडी इतनी स्ट्रेस में है कि इम्यून रिस्पॉन्स ही जनरेट नहीं कर पा रही है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को ही जब हम सप्रेस कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस में लाके कर रहे हैं। इधर हमें जानबूझ के स्ट्रेस बॉडी को देना पड़ रहा है, लेकिन तुम आज जिंदगी में ऐसे ही ले रहे हो, राइट? तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें से तुम्हारी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है? I just believe that you should start working not for yourself but at least for your body, right? अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाई है ना। पढ़ाई भी कहाँ से करोगे जब हेल्थ ही खराब हो जाएगी, राइट? तो आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस हम लेते नहीं है, हमारे ऊपर आता है। आई जस्ट बिलीव दैट यू स्टार्ट यूजिंग टेक्निक्स जो कि तुम्हारे स्ट्रेस को कम करें, राइट? आई मीन meditate just for 2 minutes, you know, go to the gym, just do some yoga, just some physical exercise. Trust me, your stress levels will go so down, and I will give you the guarantee that your immune response will be so good, your immunity will increase so much. Okay, so cortisol, stress hormone, तो अब क्या सबसे स्ट्रेस लेना है? अगेन हम लेते नहीं है, आ जाता है। क्या उस स्ट्रेस को हैंडल करना है ताकि बॉडी अच्छी रहे। चैप्टर में वापस आते हैं, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन को कम करने के चांसेस को कम करने के लिए कॉर्टिसोल देते हैं, साइक्लोस्पोरिन नहीं देते हैं, ये डिफरेंट हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, राइट? ओके, तो अब हमने पढ़ा अक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमने पढ़ा इनेट इम्यूनिटी। अक्वायर्ड में भी हमने पढ़ा ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब मैं एक नई टाइप की इम्यूनिटी के बारे में बात करूंगी, विच इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो इम्यूनिटी के बारे में बात करें एक्टिव एंड पैसिव, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी बहुत बढ़िया चीज है। ये क्या करती है? ये बहुत एक्टिवली एंटीबॉडीज बनाती है। क्या करती है? ये बहुत एक्टिवली एंटीबॉडीज बनाती है। दिस मेक्स एंटीबॉडीज एक्टिवली, ठीक है? उसके बाद ये स्लो भी है, ये मेमोरी भी बनाती है, ये स्लो भी और ये मेमोरी भी बनाती है, ठीक है? अब एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है? हाँ जी, चलो। तो ये एंटीबॉडी एक्टिवली बनाती है, लेकिन बहुत स्लो काम करती है। जैसे मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट मैं जब कोई चैप्टर धीरे धीरे पढ़ती हूँ ना, मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। वैसे मेरे को लगता है कि ये धीरे धीरे काम करता है ना, इस वजह से ये बहुत एक्टिवली एंटीबॉडीज बना लेता है, ठीक है? ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी भी 2 टाइप की है। कितने टाइप की है? 2 टाइप की है। एक्टिव इम्यूनिटी, ये क्या हुआ? एक्टिव इम्यूनिटी एक तो है नेचुरल एक्टिव एंड एक है ये आर्टिफिशियल एक्टिव। तो सबसे पहले तो नेचुरल छोड़ो, एक्टिव इम्यूनिटी होती क्या है? देखो, मैं ना अभी तुम्हें नेचुरल एक्टिव बताती हूँ, तुम्हें अपने आप ही एक्टिव समझ आ जाएगी। नेचुरल एक्टिव है जब बॉडी कोई भी पैथोजन को इनकाउंटर करे एंड तब वो एंटीबॉडीज को रिलीज करे। क्या? When the person is encountered by a pathogen, antibodies are released। मैं एंटीबॉडीज को ए भी लिख दूं, पूरा लिख देती हूँ, अभी ब्रैकेट में ए भी लिखूंगी। एंटीबॉडीज आर रिलीज्ड, इसके साथ मेमोरी सेल्स भी रिलीज होते हैं। तो अब जो बॉडी है वो इम्यून हो चुकी है, अब एंटीबॉडीज आ चुकी है। अब जब फिर से अगर आएगा यही पैथोजन, तो बॉडी के पास रिस्पॉन्स तैयार बैठा होगा। ये नेचुरली हुआ है। नेचुरली
पैथोजन आया है, नेचुरली एंटीबॉडी बनी है, नेचुरली मेमोरी सेल्स बने, सारा नेचुरल हुआ है, हमने खुद से कुछ नहीं किया। पैथोजन नेचुरली आता, लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या होगा? आर्टिफिशियल होता जो हमने कुछ किया, यानी कि हमने कहीं पे पैथोजन को डाला। अब मैं एक बात बताती हूँ, तो तुमने सुना ही होगा कि हम कुछ पैथोजन्स को डाल देते हैं, डेड होते हैं या वीक होते हैं, ये जो बॉडी में डालते हैं तो ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तुमने इस बारे में तो सुना ही होगा। एंड तब बॉडी के पास आ जाती है इम्यूनिटी। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? वैक्सीनेशन, राइट? तो वैक्सीनेशन, it is the best example of artificial immunity. It is the best example of artificial immunity. ठीक है, तो वैक्सीनेशन में क्या होता है? weak or dead pathogens are introduced in the body, which will not cause any disease. ये disease नहीं करेगा, this will not cause any disease, but at the same time ये इतना अफेक्ट कर देगा कि बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बना देगी। ठीक है, इन द बॉडी which will not cause any disease, but will be able to synthesize, antibodies. ठीक है, ये इतना हार्मफुल होगा कि एंटीबॉडीज बन जाएंगी, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि बॉडी हार्म हो जाए। ठीक है, ये थे हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। अब आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी पे। कहाँ पे आ गए? पैसिव इम्यूनिटी पे। चलो फिर पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, ये भी सेम दो टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल पैसिव, एक होती है आर्टिफिशियल पैसिव। अच्छा, इसके ऊपर ना पिछली बोर्ड के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी पे, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, बोर्ड प्रीवियस ईयर आएगा, लाइक प्रीवियस सैंपल पेपर में था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेचुरल पैसिव के बारे में बात करें। पैसिव यानी कि चलो बताती हूँ। अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज देते हैं। वैक्सीनेशन में पैथोजन होता है, एक्टिव में पैथोजन होता है, वैक्सीनेशन में भी पैथोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि बॉडी अपनी एंटीबॉडी बनाए। इधर बॉडी के पास पहले ही या तो डायरेक्ट एंटीबॉडी देते हैं या तो बॉडी ने एंटीबॉडी बनाती है। जैसे कि नेचुरल एंटीबॉडी, ये है IgA। पैसिव इम्यूनिटी बहुत फास्ट भी होती है। अब ये देखो, डिजीज तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन IgA नेचुरली कोलोस्ट्रम के थ्रू बॉडी में आ गई, डायरेक्ट एंटीबॉडी आई, डिजीज नहीं हुआ, बॉडी को एंटीबॉडी ही है। एंड दूसरा जैसे IgG, ये डायरेक्ट प्लेसेंटा से आ गई, राइट? तो ये नेचुरली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, नेचुरल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव इज, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसी सांप ने काट लिया, या आर्टिफिशियल के ऊपर ही क्वेश्चन आया था कि फॉर एग्जाम्पल किसी सांप ने तुम्हें काट लिया, तुम्हारे अंदर पॉइजन जा रहा है, उसे पॉइजन को रोकने के लिए, ताकि वो तुम्हें अफेक्ट ना करे, तुम एंटी वेनम के इंजेक्शंस लोगे। किसके इंजेक्शंस? एंटी वेनम के। एंटी वेनम में क्या होगा? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होंगी। तो डायरेक्ट पैथोजन नहीं दे रहे हो, तुम उस पर डायरेक्ट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे रहे हो, राइट? जैसे कि ड्यूरिंग स्नेक बाइट,
Antivenom is given. Antivenom is given containing preformed antibodies. Containing preformed antibodies. Artificial immunity में during snake bite, antivenom is given containing preformed antibodies. तो ये बस इतनी पैसिफिक थी. पैसिव इम्यूनिटी यही थी. नेचुरली एंटीबॉडीज है जैसे कि आईजीए, आईजीजी. कोई इधर पैथोजन नहीं आया है अभी तक. ठीक है. आर्टिफिशियली कुछ हो जाता है तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ही देते हैं. एक्टिव में पैथोजन का होना इम्पोर्टेंट है. ठीक है. जैसे नेचुरल में पैथोजन आता है, आर्टिफिशियल में भी वैक्सीनेशन के टाइम पे हम पैथोजन को ही इंट्रोड्यूस करते हैं. तो चलो वैक्सीनेशन की बात हो ही हुई है तो वैक्सीनेशन के बारे में बात कर ही लेते हैं. नहीं, चलो शुरू करते हैं. वैक्सीनेशन के बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं. ठीक है. वैक्सीनेशन. ओके. ओके. तो वैक्सीनेशन सबसे पहले तो होती है. वैक्सीनेशन में हम प्री किल्ड, फॉर एग्जाम्पल वीक फॉर्म या किल्ड फॉर्म में किसी भी पैथोजन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, इतना ऐसे वे में कि वो बॉडी को हार्म नहीं करेगी लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स जरूर जनरेट कर देगी. तो वैक्सीनेशन पैथोजेंस either in weak form, weak or heat killed form. Weak or heat killed form is are introduced in the body, are introduced in the body in such a way that it will not cause any harm. It will not cause any harm, but it will activate the immune system. But it will activate the immune system to generate antibodies. To generate antibodies. Antibodies release होंगे, memory cells भी release होंगे to generate antibodies, and hence memory cells will be formed. Memory cells will be formed. ये मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, अगर दूसरी बार क्या, ये अभी जो हम कर रहे हैं इसके बाद अगर फिर से यही पैथोजन आ जाता है तो बॉडी एक्चुअली वे फाइट कर पाएगी. विल बी फॉर्म्ड एंड द बॉडी will be able to fight the infection if the pathogen actually enters. ठीक है. वैक्सीनेशन अब क्या हुई, पैथोजेंस either in weak or heat killed form are introduced in the body in such a way that it will not, देखो, pathogens either in weak or heat killed form are introduced in such a way that it will not cause any harm, but it will activate the immune system to generate antibodies. Hence memory cells will be formed and the body will be able to fight the infection once the pathogen actually enters. वैक्सीनेशन से ही इम्यूनाइजेशन होती है. वैक्सीनेशन results in immunization.
It results in immunization. Now what is immunization? Immunization नाम से ही पता लग रहा है, it is the development of immunity. Immunization is the development of, it is the development of immunity. Okay. तो अब जरा वैक्सीनेशन थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. यानी कि we will be talking about the different types of generations of vaccine. The different types of generations of vaccines. Vaccines. तो पहले इतना लिख लो, पॉज करो, इतना लिखो, फिर अब मैं तुम्हें बताती हूँ generations of vaccine. लिख लिया? तो चलो. ओके. थोड़ा सा इससे भी थोड़ा करते हो. अब जैसे हमारे प्यारे से आईपैड की जनरेशन है, वैसे ही वैक्सीन की भी जनरेशन है. ठीक है. कौन कौन सी? एक तो है फर्स्ट जनरेशन. क्या है? फर्स्ट जनरेशन. Then we have the second generation. And then we have the third generation. जब तुम्हारे आईपैड की जनरेशन है, इसकी भी जनरेशन है. अब फर्स्ट जनरेशन वही है जो अभी हमने यहाँ पढ़ी है. इसमें या तो हमने डेड या तो हमने वीक पैथोजन की हमने इंट्रोडक्शन कर दिया. ठीक है. तो या तो होल ऑर्गेनिज्म who will be dead, या तो लाइव अटेनुएटेड. ये अटेंडेंस क्या बोल दिया? अटेनुएटेड. इसका मतलब होता है वीक. या तो हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया. तो अगर मैं होल ऑर्गेनिज्म डालूंगी तो क्या होगा? हमने क्या कर दिया? हमने होल पैथोजन is introduced but is killed to generate immune response. To get immune response. Are we understood? Okay. Then what about the live attenuated? इसमें live but weakened. इसमें ये जिंदा है लेकिन ये weak है. तो live but weakened pathogen. Live but weakened pathogen is introduced to generate immune response. ओके. तो अब सेकेंड जनरेशन वाली कौन सी होती है? फिर सेकेंड जनरेशन वाली होती है टॉक्सोइड्स. इसका क्या नाम मैं बोलूंगी? इसका नाम मैं बोलूंगी टॉक्सोइड्स. टॉक्सोइड्स के नाम से तुम्हें क्या पता लगा? टॉक्सिन. राइट. तो टॉक्सोइड्स क्या होते हैं? टॉक्सोइड्स वाली वैक्सीन वो होती है कि कोई भी पैथोजन है वो तुम्हें अफेक्ट कर रहा है. राइट. दैट इज अफेक्टिंग योर बॉडी. अब ये जब तुम्हारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ टॉक्सिन रिलीज कर रहा है. अगर मैं सिर्फ वो टॉक्सिन उठा लूं, ठीक है, एंड ऐसे में भी वो तुम्हें हार्म ना करे, वैसे भी तो वैक्सीन बन सकती है. राइट. तो टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड. Toxins which are released from a pathogen
are introduced in the body. इसका एग्जाम्पल क्या दूं मैं? डीपीटी वैक्सीन. डीपीटी वैक्सीन. डीपीटी वैक्सीन का एग्जाम्पल है जिसमें से डीपीटी याद रखना. Why is it there? DPT is for diphtheria, pertussis and tetanus. Diphtheria, pertussis and tetanus. तुमने अगर मेरी क्वेश्चंस वाली क्लास भी अगर देखी तो उसमें भी डीपीटी के ऊपर एक क्वेश्चन था, राइट? ओके, देन वी हैव गॉट थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन इज रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. ये क्या है? ये पूरा बायोटेक में इतना प्यार प्यार से समझ आएगा ना तुम्हें. रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. ओके, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. तो इसमें क्या है? यूजिंग और डीएनए. हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो पैथोजन है उसका थोड़ा सा डीएनए को मॉडिफाई करके डाल रहे हैं. डीएनए डाल रहे हैं, ठीक है? तो यूजिंग आर डीएनए टेक्नोलॉजी, DNA of the pathogen, DNA of the pathogen is used as a vaccine. It is used as a vaccine. Example, इसका मैं अगर एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल विल बी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन. किसकी? हेपेटाइटिस बी. मुझे आज हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगने वाली है. तो एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, राइट? ये हो गया हमारा वैक्सीनेशन का टॉपिक खत्म. यस, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. बहुत ब्यूटीफुल सा टॉपिक, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, विच इज एलर्जी. हम अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे होगी शादी से या मम्मी के खाने से या और किन किन चीजों से बच्चों को एलर्जी होती है. बुक्स से एलर्जी होती है, पढ़ाई से एलर्जी होती है. तो एलर्जी होती क्या है? तो एलर्जी होती है, अरे 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 सॉरी. सो एलर्जी इज एन एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स. कोई खतरा है नहीं लेकिन बॉडी को लगता है उफ खतरा आया. जैसे तुम्हें कोई खतरा होता नहीं है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बुक्स को देखते उफ खतरा आया, सर में दर्द, नींद आ रही है, सर में दर्द हो रही है ना? तो एलर्जी यही तो होती है. तो व्हाट इज एलर्जी बेसिकली? जैसे बहुत लोगों को पोलन से होती है, बहुत लोगों को धूल से होती है, राइट? कुछ कुछ दवाइयों से होती है. डेरी एलर्जी इतनी बढ़ गई है आजकल, राइट? तो एलर्जी इट इज the exaggerated immune response of the body. It is the exaggerated, word is very important, it is the exaggerated immune response of the body towards certain agents, such as जैसे कि dust, pollen grains, then we have got पढ़ाई, then we have got antibiotics, some food items, for example dairy. ठीक है? अब तो ये सारे इतने एग्जाम्पल दिए मैंने से होता है पोलन, एंटीबायोटिक्स आइटम्स, डेयरी, इन सारी चीजों से एलर्जी होती है. तो इन सारे सब्सटेंसेस का ना एक नाम है. क्या नाम है? Now these allergy causing agents are known as allergens. These are known as allergens. क्या बोलते हैं हम इन्हें बोलते हैं allergens.
ठीक है, ये एलर्जी को कॉज करता है। अब जब तुम्हें एलर्जी होती है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, सिर्फ सिम्टम्स लिख रहे हो, इतने सिम्टम्स पढ़े हैं, इतने, इसके भी पढ़ लो। अच्छी 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 अच्छी, नाक बह रही है, नाक बह रही है, नाक बह रही है, सर घूम रहा है, सर में दर्द हो रही है ना, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, आंखों में से पानी, आंखें पूरी लाल, ठीक है, ये दीज आर ऑल सिम्टम्स। जैसे कि रनी नोज, स्नीजिंग, इनफैक्ट समटाइम्स वीजिंग, जैसे जिन्हें पोलन से होती है, ठीक है। देन वी हैव गॉट रेडनेस, then we have got swelling, we have got watery eyes, then red eyes, redness in eyes. These are all symptoms that you have an allergy to something. In fact, frequent hiccups too. After, अगर food items के allergy के बारे में बात करें तो frequent hiccups after having that food. Like यूजुअली लोगों को होता है कि कुछ खा लिया तो आ रही है हिचकी, तो इसका मतलब ये है, लेकिन तुम जब भी खा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें एलर्जी है। फ्रीक्वेंट हिकअप्स आफ्टर ईटिंग द फूड आइटम, ईटिंग द फूड आइटम, ठीक है। अब ये एलर्जी का रिस्पॉन्स जनरेट कैसे होता है ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये लास्ट है, मैंने सोचा था मैं ऑटो इम्यूनिटी लिम्फोइड पूरा खत्म करके जाऊंगी, लेकिन वो ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये लास्ट है कि एलर्जी होती कैसे है। ओके, तो इफ यू पीपल रिमेम्बर, अगर मैं अभी अपना ये वाला पेज निकालू तो तुम्हें अगर याद हो, आई रोट ओवर हियर दैट इट्स लेवल इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। कौन सी, किसकी? IgE की। IgE के लेवल बढ़ जाता है, इट्स लेवल इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। अरे 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 सॉरी, हाँ, तो ओवर हियर ड्यूरिंग एलर्जी IgE इंक्रीजेस, IgE बहुत तरीके से इंक्रीज हो जाता है। ये जब इंक्रीज होता है तो कुछ सेल्स को एक्टिवेट करता है, तो ड्यूरिंग एलर्जी IgE cells increase, IgE cells increase and they activate mast cells. किससे एक्टिवेट करते हैं ये? These activate the mast cells. तो ये mast cells कौन से cells है? ये जो mast cells है ना, these are immune cells. कौन से? ये immune cells. So these mast cells, these cause inflammation. Inflammation is a major aspect of allergy. अगर एलर्जी हो रही है ना तो इन्फ्लामेशन हो ही रही है, ठीक है। तो these cause inflammation, गंदी इन्फ्लामेशन होती है इससे, ठीक है। ये इन्फ्लामेशन होती है, जैसे ही तुम्हारी लाइफ में इन्फ्लामेशन होगी ना, हिस्टामिन रिलीज होगा, हिस्टामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, तो कॉज इन्फ्लेमेशन एंड histamine. Now this histamine is a vasodilator. क्या है ये? This is a vasodilator. तो फॉर एग्जाम्पल अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये एंटीबॉडी इंक्रीज हुई, IgE का कोई भी एलर्जी हुई, एलर्जन आया, कोई भी एलर्जन आया, इस एलर्जन ने IgE का लेवल इंक्रीज कर दिया, IgE का लेवल इंक्रीज कर दिया। ये IgE ने, ये है हमारा मास्ट सेल। क्या है ये? दिस इज द मास्ट सेल।
तो इस IgE ने हमारे मास्ट सेल को एक्टिवेट कर दिया, हमारे मास्ट सेल को एक्टिवेट कर दिया। इस मास्ट सेल ने मेरा हिस्टामीन रिलीज किया। क्या रिलीज किया? हिस्टामीन रिलीज किया। हिस्टामीन, व्हाट इज हिस्टामीन? हिस्टामीन इज ए वेजोडाइलेटर। हिस्टामीन इज ए वेजोडाइलेटर। ये वेजोडाइलेटर आएगा, वेजोडाइलेटर यानी कि जो तुम्हारी वेसल्स हैं उनको बड़ा कर देगा। डायलेट का मतलब बड़ा होना होता है, तो ये डायलेट कर देगा। ये जैसे इतनी सी ये थी, इतनी सी ब्लड वेसल थी, एंड अभी इतनी मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द ब्लड वेसल डायलेटेड। ब्लड वेसल डायलेटेड। अब एक बात बताओ, ब्लड पहले इतनी सी आर्टरी में फ्लो कर रहा था, एक प्रेशर से फ्लो कर रहा था, अब आर्टरी हो गई इतनी मोटी, तो अब से प्यार प्यार से धीरे धीरे काम करेगा ना। तो क्या बीपी लो नहीं हो जाएगा? बताओ, क्या बीपी लो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बीपी तो ऐसे जबरदस्त लो होगा ना वेसोडाइलेशन के बाद। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बेचारे लोग होते हैं, वो उनका इम्यून रिस्पॉन्स, वो इतने एलर्जिक होते हैं कि इतना एक्सट्रीम रिलीज हो जाता है हिस्टामीन का, इतना एक्सट्रीम रिलीज कि ब्लड वेसल इतनी बड़ी हो जाती है कि बीपी गिर जाता है, बहुत गिरता है, एंड सेवियर केसेस में डेथ हो जाती है। सेवियर केसेस में डेथ हो जाती है। बताओ, तो इन सम केसेस people are so allergic. People are so allergic to certain allergens. अब substances बोलोगे, allergens बोलेंगे ना, तो in some cases people are so allergic to certain substances that causes extreme release. That causes extreme release of histamine. That causes extreme release of histamine, resulting in great vasodilation, which may lead to low blood pressure, and in some cases, and in some severe cases, death. ये सेवियर केसेस में हम लोग डेथ क्यों आ रहे हैं? देखो, डेथ तो किसी भी चीज से हो सकती है ना। तुम अगर एक खाली कमरे में बैठे हो तो ऊपर से पंखा तुम्हारे सर पे गिर सकता है, या फ्रेम तुम्हारे सर पे गिर सकता है, तो डेथ तो कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम करें क्या इस बारे में? तो टू रिड्यूस द सिम्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, हम क्या देंगे? हम देंगे इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इम्यूनोसप्रेसेंट्स कौन से थे? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है ना, तो इम्यून रिस्पॉन्स को लोअर करना है, सुप्रेस करना है, तो क्या होगा? कॉर्टिसोल। फिर बाहर तुमने देखा होगा, बाहर एक एपिपेन होता है, एपिपेन होता है ना। एपिपेन क्या होता है? उसमें एपिनेफ्रिन होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो एंटी हिस्टामीन। भाई, हिस्टामीन जितना रिलीज हो रहा है इसे कम कर दो, तो एंटी हिस्टामीन, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन साथ में एड्रेनालिन, उसके बाद क्या? कॉर्टिसोल। ये सब कर दो, सब हो जाएगा। एंड आज का लेक्चर भी सब हो गया। हो गई हमारे लेक्चर की समाप्ति। चलो फिर, तो सबसे पहले तो मैं अपना रोज का काम करूंगा। एक सेकंड रुको। ये लिखना था मेरे को।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर देखा। एंड इन सबके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे मोटिवेशन भी देती हूँ, तुम्हारे लिए छोटी छोटी क्विजेस भी लाती हूँ। एंड मैं सारे नोट्स उसमें डालती हूँ, तुम्हारे नए वीडियो की लिंक्स भी डालती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लेक्चर्स अब आते रहेंगे, ठीक है। समझ आया हो तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, कमेंट तो वैसे भी कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यू वॉच दिस वीडियो, आई लव यू पीपल, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।